हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। आज एक नया अध्याय 12 परमाणु जिसका नाम है एनसीईआरटी में चैप्टर 12 जिसका नाम है परमाणु। उसमें जो है कुछ फॉर्मूले भी हैं, कुछ थियरियां भी हैं। आपको थ्योरी और फॉर्मूले दोनों याद करने हैं, क्योंकि इस वाले जो है चैप्टर से थ्योरी पार्ट भी आता है और फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो इसमें आपको दोनों का समावेश मिलेगा इस चैप्टर में। तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के इस चैप्टर को देखिए। लगभग बहुत ज़्यादा फार्मूला भी नहीं है, 7 से 8 फार्मूले हैं और 7 से 8 जो है आपका मतलब थियरी के जो है पॉइंट्स हैं, डेफिनेशन और जो है मॉडल हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग जो है ध्यान से इसको पढ़िए। तो यहाँ पे परमाणु की संकल्पना, जो परमाणु चैप्टर क्या है उसकी संकल्पना कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी है। तो मैं बता देता हूँ। क्या है, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और भारत के कणाद, इंडिया के जो महर्षि कणाद थे, ने सबसे पहले परमाणु की कल्पना की। उन्होंने सबसे पहले परमाणु की क्या की, कल्पना की। ठीक। उसके बाद डाल्टन का जो सिद्धांत आया 1803 ईस्वी में कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। फिर उसके बाद परमाणु अविभाज्य है, लेकिन परमाणु को विभाजित किया गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। ठीक है। लेकिन यहाँ पर डाल्टन का भी परमाणु सिद्धांत क्या हो जाता है, गलत सिद्ध हो जाता है। लेकिन अभी 1803 ईस्वी की बात है, उस टाइम पे परमाणु क्या था, अविभाज्य कण था। ठीक। तो यहाँ पे परमाणु के मॉडल दिए गए हैं, सबने परमाणु के मॉडल दिए हैं। मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो का नंबर क्या है, थॉमसन का मॉडल 1904 ईस्वी में। तो उनका मॉडल किस पर आधारित था, प्लम पुडिंग मॉडल था। ठीक। जिसपे क्या था, परमाणु क्या था, एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। ठीक। एक जैसे तरबूज का मॉडल है, जैसे तरबूज में जो होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे जो काले काले जो बीज होते हैं वो क्या है, एक साथ तरीके से समझ लो कि इलेक्ट्रॉन है। और जो एक गोला है तरबूज का, वो क्या है, धनावेशित गोला है। ठीक। तो यह असफल क्यों हुआ, क्योंकि यह परमाणु के प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा सका। यानी जो परमाणु का प्रकीर्णन होता है उस प्रयोग को नहीं समझा सका। ठीक है। इस नाते जो है थॉमसन का मॉडल भी असफल हो गया। तो मेरे भाई, ख वाला पार्ट, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में, 1911 है, या 18 नहीं है, पहली चीज। उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्वर्ण पन्नी प्रकीर्णन प्रयोग किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है मेरे भाई। उसमें निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है, खाली है। केंद्र में धनावेशित नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये जो है 3 पॉइंट आप जो है याद रखेंगे। इसको मैंने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। इसमें एक जो सबसे बड़ी कमी क्या थी, जो थी इलेक्ट्रॉन, इसमें इन्होंने क्या कमियां इनकी थी कि बाद में जो सुधारी गई। तो जब कमी आपको कब पता चलेगा, जब आप उसको सुधारेंगे, अपग्रेड करेंगे, तब आपको जानकारी होगी कि ये उनके मॉडल में कमी थी। तो कमी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन क्या था, परिक्रमा करते हुए ऊर्जा खो देते हैं और नाभिक में गिर जाते हैं, जो संभव नहीं है। ये क्या बताते हैं कि नाभिक में ऐसे परिक्रमा करते हुए आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं, और अभी बन नहीं रहा है। तो मतलब ओवरऑल नाभिक में गिर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बोहर का मॉडल, ठीक है, 1913 ईस्वी में। बोहर का मॉडल 1913 ईस्वी में इन्होंने अपना जो है मॉडल प्रस्तुत किया। तो बोहर ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं यानी ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं। ठीक है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन कुछ केवल कुछ निश्चित कक्षाओं या ऑर्बिट में घूमते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण तभी हो सकता है, उत्सर्जन या अवशोषण तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएं। ठीक। जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होगा। अगर ऊंची कक्षा से निचली कक्षा में आ रहे हैं तो क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और अगर निचली कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहे हैं तो क्या होगा, अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ऊर्जा क्या है, क्वांटाइज्ड है, या मैंने उल्टा, इसका उल्टा भी संभव है। ठीक। ऊर्जा क्वांटाइज्ड है, तो यहाँ पे एनर्जी ई एन क्या हो जाएगा, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/mv। पिछले चैप्टर में भी बात की गई थी इसकी। तो जहाँ पर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, 6.626 या 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। पिछले चैप्टर मैंने इलेक्ट्रॉन का भार बोल दिया था, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। द्रव्यमान जो है ग्रेविटी से रिलेटेड होता है, और जबकि भार जो है विदाउट ग्रेविटी लिया जाता है। जो v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है। ठीक है मेरे भाई, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक।
अब यहाँ पे बोहर त्रिज्या, जो नेक्स्ट टॉपिक है बोहर त्रिज्या जो आर एन है, फॉर्मूला याद रखो एन स्क्वायर इंटू ए नॉट, जहां पर ए नॉट क्या है, प्रथम कक्षा या ग्राउंड स्टेट की त्रिज्या है, जिसकी वैल्यू क्या है, ए नॉट की वैल्यू फिक्स है, ठीक, ए नॉट एक कांस्टेंट समझ लो, उसका वैल्यू क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम है। और जो एन क्या है वो बदलता रहेगा, एन यानी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो यहाँ पर अगर सपोज अगर जैसे एन बराबर 2 है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है कि जैसे एन बराबर 2, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, R2 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 0.529 इक्वल टू 2.116 एंगस्ट्रॉम, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है कक्षा की वेग, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो रेडियस था, यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, वी एन बराबर 2.18 इंटू 10⁻6 अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का वेग एन बढ़ने पर घटता है, यानी एन जितना बढ़ाओगे वी एन उतना क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, ठीक। तो यहाँ पे एन अगर एक है, एन अगर दो है, तो वी वन होगा, यहाँ पे वी टू होगा। तो यहाँ पे एन अगर एक है तो यही आ जाएगा, अगर एन अगर दो है तो ये आ जाएगा, ठीक। इतना यहाँ पे क्लियर। उसके बाद जो है छठवा जो टॉपिक है कक्षा की ऊर्जा, ई एन बराबर माइनस का 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है मेरे भाई, यही मतलब ऊपर मैंने डिस्कस किया था वही फिर से, ठीक। तो E1 E2 E3 के लिए वैल्यूज ये आप याद रख लो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद निगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है, ये निगेटिव चिन्ह क्या दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से धंसा हुआ है, ठीक मेरे भाई। उसके बाद ऊर्जा स्तर के बारे में बात करते हैं, या इसको हम कर सकते हैं हाइड्रोजन वर्णक्रम श्रृंखला। ये थोड़ा धुंधला आ गया है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है मेरे भाई। इसको और ऐसे बना देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी हो सके तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीरीज होती है, लाइमन सीरीज सबसे मतलब एन बराबर 1 तक ग्राउंड स्टेट तक आती है, बामर एन बराबर 2 तक आती है, फिर पाश्चन एन बराबर 3 ब्रैकेट, फिर पीफंड। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड, इसमें जो है यूवी लाइट निकलती है, ये विजिबल रेंज है, और ये इंफ्रारेड है, ये भी इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, यानी कि पाश्चन ब्रैकेट पीफंड जो है इंफ्रारेड रेज जो है निकालते हैं, लेकिन बामर जो श्रेणी है ये विजिबल रेंज है, और यूवी लाइट लाइमन, ठीक। तो यहाँ पे एक रेंज जो दिया है 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर। 91 नैनोमीटर कब होगा, जब इन्फिनिटी से वन पर आएगा, यानी इन्फिनिटी से वन पर जब आएगा आपका, ओ भाई सही से नहीं हुआ, कुल मिला जुला के वन पर जब आएगा तब के लिए है 91 नैनोमीटर। और जब जो है दो से एक पर आएगा तो क्या हो जाएगा, दो से एक पर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, लाइमन्स रेडिया 122 नैनोमीटर, ठीक। अब उसके बाद जो है नौवां जो टॉपिक है ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण, ठीक। तो यहाँ पे संक्रमण क्या हो जाएगा, यानी ट्रांजिशन एनर्जी, तो वही 1/n1² -1/n2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक। ये आप याद रखना, जहाँ जब इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में आता है तो यही ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में आता है तो यही ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद है जो 10वां टॉपिक है स्पेक्ट्रम रेखा का तरंग दैर्ध्य है, यहाँ पे रिडबर्ग फॉर्मूला इसको कहते हैं, 1/लैम्डा बराबर आर, यही क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वहां पर मैंने बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा आर 1/n² -1/n2, आर की वैल्यू क्या है, इसको आप याद रख लेना हो सके तो, वैसे तो दिया रहता है फिजिक्स के लास्ट पेपर मतलब लास्ट पेज पे दिया रहता है 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, इसको रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। यहाँ पर N2 क्या है, N1 से ज्यादा है, ठीक है, यानी इसका जो मान है ये इससे ज्यादा है, ठीक। उसके बाद केंद्रीय बल संतुलन, इसको आप याद कर लो। केंद्रीय बल संतुलन में क्या होता है, एफ ई एफ सी, यानी एफ ई बराबर एफ सी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि कूलाम्ब आकर्षण बल, या जो है स्थिर वैद्युतिकी बल, और इसको क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल आप नाइन्थ में भी पढ़े होगे, और या आप इलेवेंथ में भी पढ़े होगे, केमिस्ट्री में भी है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप जो है इतना जान लो, अगर नहीं भी पढ़े हो तो एफ सी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, और एफ ई क्या होता है, ke²/r², ठीक। वाई आर बी एन जे, यानी कि अ, याद रखना, भूल न जाना, ठीक है मेरे भाई, ये आपको याद रखना है। ये केंद्रीय बल संतुलन आपको क्या, बोहर्स का जो पोस्टुलेट है, सिद्धांत है, उसको याद रखना, ke² / r², mv²/r, ठीक।
ये क्या है, इससे आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, इससे आप आर यानी रेडियस भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। इसलिए आप इसको याद रखना, के क्या है, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जो कि 1.45 होता है, ये तो आपको पता ही होगा, आपने बहुत बार रट लिया होगा इसको। उसके बाद जो 12वां और आखिरी जो है फॉर्मूला है, क्या है कि क्वांटाइज्ड कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2 पाई, यानी बोहर का मुख्य सिद्धांत क्या है, ये बोहर का मुख्य सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग केवल H/2 पाई के गुणज में ही होता है, यानी H/2 पाई, एन की वैल्यू रखते जाओ, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, वो बदलता जाएगा, ठीक है। mvr बराबर NH/2 पाई क्वांटाइज्ड कोणीय संवेग। तो यहीं पे 12 ही मतलब टॉपिक थे, मैंने 12 टॉपिक्स को डिस्कस कर दिया। परमाणु चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उसके बाद अगला चैप्टर नाभिक है। मैं उस अगले चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो इसको आप आराम से रिवाइज कर लीजिए और वो अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और तैयारी को अपनी जो है तैयारी में व्यस्त रहिए, ठीक है मेरे भाई, और अच्छे रूप से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहिए। इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, राधा स्वामी। ठीक है मेरे भाई, राधा स्वामी।